तो पिछले वीडियो में हम लोग आवर्धन के टाइप को पढ़ रहे थे। तो देखिए टाइप में हमने 4 टाइप के आवर्धन को पढ़ना है आपको, लॉन्गिट्यूडनल, लैटरल, सरफेस, सुपरफिशियल और साथ ही साथ आपको पढ़ना है एंगुलर मैग्निफिकेशन। यानी कि अब बारी बारी से हम चारों को पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको आवर्धन से रिलेटेड किसी प्रकार के प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जैसे सबसे पहले का हेडिंग देते हैं लैटरल और इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स। ओके, लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसका हिंदी है उदग्र आवर्धन। अब देखो क्या क्या है इसमें, क्या देखना है कि देखिए आपको तो हमेशा एक चीज करनी है कि मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पर ध्यान दीजिए हाइट मतलब एक तरह की लंबाई, और लंबाई हो सकती है वर्टिकल मापी जाए मतलब उदग्र मापी जाए, क्षैतिज मापी जाए, या कह सकते हैं कि कभी कभी क्षेत्रफल के आधार पर वस्तु के प्रतिबिंब और वस्तु के क्षेत्रफल और प्रतिबिंब के क्षेत्रफल के आधार पर आवर्धन बताया जाता है। सबसे पहले सोचते हैं, देखिए आवर्धन दो चीजों का अनुपात है, ठीक है, किसके किसके, हाइट का यानी लंबाई का। अब देखो हो सकती है कि वस्तु है जो हमारी यहाँ प्रधान अक्ष है तो इसके ऊपर है और हमारी प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के, चलिए यहाँ पे देखते हैं। और या तो देखिएगा अगर यह हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है तो यह वस्तु है प्रधान अक्ष के ऊपर और यह हमारी प्रतिबिंब है प्रधान अक्ष के नीचे है। तो देखा क्या जा रहा है कि प्रधान अक्ष के लंबवत दिशा में जब अनुपात निकालते हैं तो इसका कुछ अलग नाम होगा। अब मानते हैं कि देखिए यदि वस्तु इस तरह से रखी है, ओके, तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग है, मतलब कि क्षैतिज दिशा में यदि वस्तु रखी है और इसके द्वारा जो प्रतिबिंब मानते हैं कि इसके नीचे बनती है चाहे यहीं पे बनती है, तो इसकी लंबाई में जो चेंज होगी उसका जब अनुपात लेंगे तो उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। फिर कभी कभी होती है कि आपकी जो वस्तु है उसके पास लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, मतलब मानते हैं कि देखिए यही वस्तु है आपकी, जो है यही वस्तु है और यह ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसके पास आपको क्या दिख रही है, लंबाई भी और चौड़ाई भी दिख रही है। तो इसका कहीं ना कहीं इमेज बनेगा तो इसके लंबाई में जो चेंज आएगा चौड़ाई में चेंज आ जाएगा। दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो आपको पता है लंबाई गुने चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल। तो जब प्रतिबिंब का क्षेत्रफल और वस्तु के क्षेत्रफल का अनुपात निकाला जाता है तो उसका कुछ अलग नाम हो जाएगा। फिर एक टाइप और देखा क्या जाता है कि यह हमारी यदि प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है तो देखिए यह वस्तु है, यह क्या करेगी कि पोल पर और ध्रुव पर इसके द्वारा एक कोण बनाया जाता है। ओके, यानी यहाँ पे वस्तु है तो इस वस्तु के द्वारा इसके ध्रुव पर कुछ कोण बनाया जाएगा और इसका जो प्रतिबिंब मानते हैं यहाँ बनता है इसके द्वारा भी इसके ध्रुव पर कोई ना कोई कोण बनाया जाएगा और उन दोनों कोण का जो अनुपात होता है यानी कि प्रतिबिंब के कारण कोण और वस्तु के कारण कोण, कहां पर, ध्रुव पर, उन दोनों के कारण जो अनुपात होता है उसको बोला जाता है कोणीय आवर्धन। अब बारी बारी से अच्छे से इसको लिख लेते हैं। देखिए लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अच्छा, बट ये ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई हमेशा लंबवत दिशा में प्रधान अक्ष के लंबवत दिशा में यानी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं। यानी कि प्रधान अक्ष के लंबवत दिशा में लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि प्रधान अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। जैसे यहाँ पे देखिए यदि आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है और यहाँ आपकी इमेज है, ओके, तो आप क्या देख रहे हो कि यह इसके लंबवत दिशा में जा रहे हैं और इसके लंबवत दिशा में HO है और यह क्या है HI, और इन दोनों का जब अनुपात लेते हैं तब हमको क्या मिलता है, लैटरल और ट्रांसवर्स। और आपको ट्रांसवर्स का मतलब ही पता है, ट्रांसवर्स मतलब होता है किसी भी लाइन के क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब लंबवत दिशा। तो एक चीज हमें समझ में आ चुकी है क्या कि जब हमें मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स और लैटरल निकालना होता है तो उस केस में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेते हैं और यही हम 10th क्लास में पढ़ते आए हैं। अब चलते हैं इसके आगे, इसको नोट करने के बाद हम क्या लिखेंगे,
मैग्निफिकेशन m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर से लगाएंगे माइनस v बाई u, और यहाँ पर ऐसे कोई भी इमेज ड्रॉ कर लीजिएगा प्लेन सॉरी स्फेरिकल मिरर का, वो भी कॉनकेव वाला चाहे कॉन्वेक्स वाला, किसी का भी ड्रॉ कर लोगे तो यहाँ से जाएगी ऐसे चली जाएगी, यहाँ से ड्रॉ कर लीजिएगा और इसको बोलिएगा b, इसको बोलिएगा a, इसको बोलिएगा b डैश और इसको बोलिएगा a डैश। ओके क्या, और यह है आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और यह है आपकी हाइट ऑफ इमेज। यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, ये वस्तु दूरी, और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस v बाई। तो ये थी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन। अब चलते हैं हम किसके पास, अब हम चलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के पास। ओके क्या, ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करेगी। सेकेंड, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और देखिए आप जब नोट्स बना रहे होगे तो कुछ पॉइंट आप जब लिखोगे तो हम जो बोल रहे हैं उस वर्ड में अब अपनी भी कुछ अरेंजमेंट लगेगा जो आप खुद समझ सकते हो, तो उसमें पुट अप करके आप अपना नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि सारी चीजें लिखा पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि हम बहुत पूरे डायमेंशन को करने नहीं तो लाइट को खत्म करने बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसा करना है कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से नोट्स बनाइए। अब ऐसा नहीं है कि पूरा हम इंग्लिश लिखेंगे पूरा हिंदी लिखेंगे, पॉसिबल नहीं है, वो बहुत टाइम लग जाएगी। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हिंदी इंग्लिश नहीं, ऐसे घबराइए नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें ना इसमें न्यूमेरिकल टाइप है, तो न्यूमेरिकल में चाहे हिंदी लिखे और इंग्लिश लिखे दोनों मैनेजेबल और आपको समझ में आ रही होगी, कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। और कुछ समय बाद जैसे ही हमें लगने लगा कि नहीं इंग्लिश वाले को इंग्लिश में करना है तो फिर से वीडियो आपको इंग्लिश और हिंदी में सेपरेटली चला जाएगा। और इतना तो आपको आता ही हुआ कि खुद से आप नोट्स मतलब जो बोला जा रहा है उसको अपने लैंग्वेज में लिख ही सकते हो, क्योंकि एग्जाम में भी लिखा होता है खुद की लैंग्वेज में लिखे। और देखिए हमने एक चीज और डिसाइड किया है कि कुछ समय बाद से जैसे होता है कि हमेशा पढ़ते पढ़ते कुछ इंटरटेनमेंट भी आपका किया जाए, तो आपको बीच बीच में हम सॉन्ग सुनाएंगे और कुछ मोटिवेशनल जैसे शायरी होगी, वो सारी चीजें आपको बीच बीच में हंसाने के लिए मोटिवेट करने के लिए आपको मिलेंगी। तो कुछ लेक्चर के बाद से जैसे हम पूरी तरह से फेमिलियर हो जाएंगे आपसे, तो जैसे क्लास में रहते हैं क्लास का जो माहौल है उसी तरह का माहौल आपके साथ हमारे साथ होने लगेगी। हाँ, बस आपको थोड़ा एक सपोर्टिव नेचर, जैसे ना आप देखो वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए आफ्टर इट, जैसे आपको अच्छा लग रहा हो, इट मींस आप दूसरों को बताएं कि ठीक है आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बट हम एक ही चीज बोलेंगे, आप कहीं पे हो किसी से पढ़ रहे हो डजंट मैटर, बट एक चीज ध्यान रखना, आपका विकास होना चाहिए, आप में कंटिन्यूटी होनी चाहिए और आपको फेथ होना चाहिए। हाँ, जरूर देखिए कि कहाँ से लिंकअप क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं कि नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और आपकी सोच बढ़ रही नहीं, या ऐसे वही 10th वाली चीजों को फिर से कॉपी पेस्ट करके हल्की हल्की, वो नहीं है, क्योंकि आपको IIT और ट्रिपल ई करनी है, बोर्ड निकालनी है, तो ठीक है बोर्ड तो निकल ही जाएगा, और साथ ही साथ इन सारी चीजों को भी करिए, क्योंकि IIT भी तो बना है, ट्रिपल ई भी तो बना है। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, देखिए फिर से मैग्निफिकेशन तो होगा हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बट इस केस में फिर से लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और यहाँ पर ऊंचाई का मतलब समझते हो लंबाई के रूप में। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब है और वस्तु है उसको हम उसकी जो लंबाई मापते हैं वह क्षैतिज दिशा में, यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर मापते हैं। कैसे मापना है, प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की लंबाई प्रधान अक्ष के समानांतर, वस्तु की ऊंचाई कैसे मापना है, प्रधान अक्ष के समानांतर, और तब इन दोनों का जब अनुपात लेते हैं तब हमें क्या मिलता है, तब हमें मैग्निफिकेशन और आवर्धन, जिसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मतलब कि द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ मिरर along the principal axis in the longitudinal magnification। हिंदी में क्या बोलेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई में जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। और देखो ये जो है ना, पहले तो मैग्निफिकेशन जाने,
और आगे वाले टर्म से रिलेशन कर लेना। यदि लैटरल है मतलब ट्रांसवर्स लंबाई लेनी है, लॉन्गिट्यूडनल है इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष के समानांतर में, जैसे क्लास में करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अच्छा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो सबसे पहले जानेंगे मैग्निफिकेशन तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर देखेंगे इसके आगे क्या लगा है, अगर लैटरल लगा है तो ट्रांसवर्स की दूरी लेनी है, मतलब लंबवत दूरी लेनी है। लॉन्गिट्यूडनल लगा है तो समानांतर दूरी लेनी है, किसके, प्रधान अक्ष की। ओके ना, यानी कि इसका नाम ही आपको बता देगा कि इसका क्या फॉर्मूला होने चाहिए। अब इसका जरा फिगर देख लेते हैं। इसमें फिगर कैसे बनाएंगे हम, देखिए मानते हैं कि ये मेरी ऑब्जेक्ट है और यहां से इंसिडेंट रे चलती है और रिफ्लेक्शन के बाद कहीं 2 पॉइंट पे चली आती है, दिस इज ए, दिस इज बी, तो दिस इज बी डैश एंड दिस इज ए डैश, और यही फिर से यहाँ पर क्या बन गई, इमेज। तो यह है ऑब्जेक्ट और यह है इमेज। तो अगर इसकी लंबाई को बोलते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी लंबाई को बोलेंगे लेंथ ऑफ इमेज। ओके, वस्तु की लंबाई और यह क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। यह आपतित किरण, यह प्रवर्तित किरण, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण, और यह आपकी, फिर से वही फॉर्मूला आएगा कि मैग्निफिकेशन तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट इस केस में हाइट कैसे लेना है, लंबाई के लॉन्ग, लंबाई देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर है, तो हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ इमेज बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है क्या? इसको एक चीज से और डिफाइन किया जा सकता है, क्या, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब जरा सा देखो, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट की लंबाई है और यह इमेज की लंबाई है, तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और चेंज इन इमेज डिस्टेंस का रेशियो जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीजें लिख सकते हो आप, मैग्निफिकेशन किसमें, यानी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट की लंबाई और ये क्या है, इमेज की लंबाई। 1 सेकेंड। ओके, तो हमने क्या क्या देख लिया कि अभी तक इसको और कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन को हमने देखा कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज के रेशियो से डिफाइन की। या देखो तो यह जो डिस्टेंस है, यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और यह क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो क्या देखेंगे कि हम इसको एक तरह से और डिफाइन करते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होती है विच इज आल्सो द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज। यानी कि देखो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और आप लिखते भी क्या थे, माइनस v बाई u लिखा जा सकता था, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम जानते हैं माइनस v बाई u। बट यहाँ पे क्या हो रही है, जरा सा देखिए, यहाँ वस्तु की लंबाई बड़ी है, प्रतिबिंब की लंबाई छोटी है, मतलब हम कह सकते हैं कि वस्तु की लंबाई में कुछ चेंज हो रहा होगा, साथ ही साथ प्रतिबिंब की लंबाई में कुछ चेंज हो रहा है। यानी कि इस दोनों की लंबाई में चेंज, या सिंपली कहें कि इन दोनों के बीच की जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है उसका जो अनुपात होता है वह भी हमको क्या देगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। यानी सिंपल, या तो आप इसकी लंबाई अगर क्वेश्चन में दिए तो उसका अनुपात निकाल लीजिए, या आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देखो यह ए है यह बी है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना ए डैश, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना बी डैश, इसमें देखो लंबाई में कुछ चेंज है क्या, यहाँ भी कुछ चेंज है, तो हम क्या कहेंगे कि देखिए अगर इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा तो इसका भी तो कोऑर्डिनेट कुछ होगा। उसी तरह से अगर इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसकी लंबाई कुछ होगी तो इसकी भी तो कुछ लंबाई होगी। तो आप क्या देख रहे हो कि इसकी लंबाई में कुछ चेंज है, उसी तरह से इसकी लंबाई में कुछ चेंज है। तो सिंपली आपको बस इतना ही याद रखना है कि लेंथ का रेशियो लेना है प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग, या हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज का भी रेशियो हमको क्या देगा, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेस हो रहा है, ऑब्जेक्ट में कुछ लंबाई में चेंजिंग हो रही है, और चेंज हो रही है इसका मतलब डिस्प्लेस हो रही है, मतलब विस्थापित हो रही है। तो हम कहेंगे कि वस्तु का विस्थापन और प्रतिबिंब के विस्थापन किसके एलॉन्ग, किसके सापेक्ष, हम लेंगे प्रधान अक्ष के सापेक्ष, और उसका जो अनुपात होता है उसी को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो इसको हम लिख लेंगे
लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और पहले वाले को ऐसे भी लिख सकते थे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तभी पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लेंथ ऑफ इमेज बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज बटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए और क्या होने वाला है। अगर यह फॉर्मूला है, हम ऐसे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र के अनुसार, चाहे वह दर्पण उत्तल होता चाहे वह अवतल होता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। आपको क्या करना चाहिए, देखिए यह है dv मतलब चेंज, या कह सकते हैं डिफरेंशियल चेंज। आप अगर मैथ में डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, आप जानते हो dv का मतलब स्मॉल चेंज। आप देख भी रहे थे कि प्रतिबिंब में कुछ चेंज आ रही थी, वस्तु में कुछ चेंज आ रही थी। अब देखिए, तो उसी तरह से हम अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जरा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 1। और आप पहले तो ये देखो, डिफरेंशिएशन करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि कौन कौन वेरिएबल है। तो देखिए, प्रतिबिंब की दूरी बदल सकती है, वस्तु की दूरी बदल सकती है, बट क्या फोकस दूरी बदल सकती है? कभी नहीं, क्योंकि यदि आप दर्पण फिक्स कर देते हो कि ये मेरी उत्तल दर्पण है, इसकी वक्रता त्रिज्या 20 है, तो इसका फोकस दूरी हमेशा कितना होगा? 10 होगा। चेंज तो करनी नहीं है, इसका मतलब यह कांस्टेंट है, अचर है, बाकी चर राशि है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको कितना डिफरेंशिएशन मिलेगा? 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, उसी तरह से 1/v का हो जाएगा माइनस 1/v स्क्वायर, तो बगल में क्या बचेगा? dv। उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा 1/u का क्या हो जाएगा? माइनस 1/u स्क्वायर, फिर बगल में du बचेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस 1/v स्क्वायर इंटू dv बराबर, इसको इधर भेज देते हैं तो 1/u स्क्वायर इंटू du। ओके, और dv को इधर कर दीजिए और du को इधर कर दीजिए, इसको यहाँ रहने दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर, यहाँ का नेगेटिव साइन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्योंकि यदि आप गलती से लॉन्गिट्यूडनल की तरह सोच लिए कि क्या रिजल्ट था लॉन्गिट्यूडनल में, तो देखिए सॉरी लॉन्गिट्यूडनल नहीं, लेटरल में, वहां पे रिजल्ट था मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस b बाई u। सही था क्या? तो यह यहाँ पे सही है। परंतु यदि आपने गलती से ट्रांसवर्स के जगह लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकाला और लिखा कि हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ इमेज बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u, तो आपका हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे देखिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंथ ऑफ इमेज बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू dv बटा du होता है, और dv बटा du का फॉर्मूला आ गया माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। तो हम इसे एक बॉक्स में कर देते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, आपको देखो थोड़ा मेहनत तो लगेगा, थोड़ा आपके माइंड पे स्ट्रेस भी आएगा कि क्यों पढ़े, इतना है वो है, बट आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छी चीजें शुरू में मुश्किल तो क्रिएट करती है, बट जिंदगी को बहुत आसान बना देती है। अब लास्ट में हम दोनों को एक बॉक्स में कर देते हैं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो इसमें लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, किस दिशा में? तो देखिए यहाँ पे लंबवत का साइन लगा देते हैं, लंबवत दिशा में इज इक्वल्स टू माइनस v बाई u। यह पहला टेबल है, जिससे आपको ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड टेबल, ये तो ट्रांसफर था। यदि कहीं हमसे पूछ दे लॉन्गिट्यूडनल, तो फिर इसमें हो जाएगा लेंथ ऑफ इमेज बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, फिर से लिखेंगे dv बटा du इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। यह ध्यान रखिएगा, अदरवाइज हड़बड़ में गलती क्या हो जाती है कि हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बस यही जानते हैं, और कुछ भी आए लगाना तो यही है। ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या गया है, लॉन्गिट्यूडनल पूछा गया है कि ट्रांसवर्स पूछा गया है। और अगर ट्रांसवर्स है तो माइनस v बाई, लॉन्गिट्यूडनल है तो माइनस v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। जो भी रिजल्ट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अब हो गया सेकेंड टाइप फिनिश। अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड है आपका
सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, इसका मतलब है अब देखो इसमें क्या है ना कि यदि आपके ऑब्जेक्ट के पास कोई एरिया है, मतलब इसके पास लंबाई भी और चौड़ाई भी, और आपने देखा कि यदि हमारी वस्तु कुछ इस तरह से है, यह प्रधान अक्ष है और यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है कुछ इस तरह से, तो देखिए ए बी सी डी, तो क्या देखने को मिल रहा है, इसके पास आपकी लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, बट इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, मानते हैं कि मान लेते हैं इमेज बना, यही इमेज बनती है, तो यहाँ हो जाएगी बी डैश, यहाँ पे हो जाएगी ए डैश, यहाँ पे सी डैश और यहाँ पे डी डैश। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यह लंबाई में चेंज है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यह क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखोगे यह है हाइट ऑफ इमेज और यह क्या है, लेंथ ऑफ इमेज, और यही आपके मान लेते हैं कोई मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कुछ भी हो, हमें उससे नहीं मतलब, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। अभी हमारा मेन काम है आवर्धन को समझना। अब देखिए हमने लॉन्गिट्यूडनल भी पढ़ा है और लेटरल भी पढ़ा है, इसका मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, समझ पाए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पर अब हमें क्या मिलने वाला है, यदि हमें कोई पूछेगा हमसे कि क्या होता है सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, सतही आवर्धन, तो हम कहेंगे कि मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्या है कि वस्तु और प्रतिबिंब और वस्तु का अनुपात है। किसका अनुपात है, तो पहले लंबाई का अनुपात है, ऊंचाई का अनुपात है, और यह किसका अनुपात है, वस्तु का क्षेत्रफल और प्रतिबिंब के क्षेत्रफल का अनुपात को हम बोलते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ इमेज टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा उसको बोलते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, या कहेंगे कि प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटा बिंब के क्षेत्रफल के अनुपात को हम बोलते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। पहले आप इस फिगर को डिनोट कर लीजिए। ठीक है, कितना 22। ओके, तो देखिए, तो सेटअप है और जो 22 मिनट से ज्यादा का नहीं हो पाता है वीडियो कंटिन्यूअसली, तो हमें देखना पड़ता है वहां पर जाकर के कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं फिर से कि हमें यहाँ पढ़ना था कि सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन या सतही आवर्धन क्या होती है। तो हमने देखा था कि एरिया का रेशियो है, और इसके लिए फिर से लिखेंगे कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, यानी क्षेत्रफल किसका, तो इमेज बटा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज बटा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। और देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, देखो इसमें जब एरिया मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब 2 डायमेंशन है, तो लिखेंगे L इंटू बी, L इंटू बी, इधर लिख देते हैं, तो इसको MS, तो देखिए पढ़ेंगे कैसे, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन या सरफेस मैग्निफिकेशन। यहां से क्या रिजल्ट आ रही है आपकी, एरिया, तो एरिया लोगे लंबाई टू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यह किसकी है, इमेज की, और यह किसकी है, आपकी ऑब्जेक्ट की। जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो लास्टली देखिए ए हो जाएगा लेंथ ऑफ इमेज बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लास्टली आपको लिखेंगे माइनस बी बाई यू, ओके, और फिर से माइनस बी बाई यू, और लास्ट में बचेगा माइनस माइनस प्लस, यानी वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यह किसका है, सरफेसियल मैग्निफिकेशन। अब फॉर्मूले को याद करेंगे कैसे, देखिए फर्स्ट में था माइनस बी बाई यू, क्योंकि एक डायमेंशन था ऊंचाई वाला, दूसरा था लेटरल, मतलब सॉरी लेटरल पहले वाला था लॉन्गिट्यूडनल, तो उसमें आया क्या, तो डीवी बाई डी, और वहां पे रिलेशन आया माइनस बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सरफेस, सरफेस मतलब 2 डायमेंशन होगा, लंबाई और चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई होगा तो उसका स्क्वायर होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, तो बी बाई यू का होल स्क्वायर। लास्ट है क्या आपका मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन के बाद आपके पास लास्ट मैग्निफिकेशन का पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। फोर्थ नंबर, कोणीय आवर्धन।
एंगुलर मैग्निफिकेशन। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। बीटा अल्फा है क्या, क्योंकि देखो मैग्निफिकेशन मतलब अनुपात तो है दो चीजों का, किसका, एंगल का। अब बीटा और अल्फा क्या है, तो देखिए बीटा है एंगल मेड बाई इमेज, बटा नीचे है एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट। कहां पर है, पोल पर, एट पोल। फिर से देखिए एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है, कोणीय आवर्धन। तो कहा जाता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब और वस्तु के द्वारा पोल पर या ध्रुव पर बनाए गए कोण का जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं एंगुलर और कोणीय मैग्निफिकेशन। इसको फिगर के सारे दिखा देते हैं, और जब क्वेश्चन एक इस पे कर लेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी, हाँ कैसे उसमें कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल निकालना है, तो एंगल निकालना है तो आपको ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, साइन कॉस टेन, तो ये सारी चीजों का यूज होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको साइन लॉ कॉस लॉ जानना चाहिए। नहीं आता है तो आप सर्च करके या किसी तरह से बुक से उसको एक जगह रख लीजिए, क्योंकि 11th में आपसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको साइन लॉ कॉस लॉ ये सारी चीजें आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, देखिए यही मिरर है और यहाँ पोल है, या फोकस है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ पर मानते हैं कि इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ चली गई, बीच में कहीं कट जाती है, इसलिए यहाँ से चली गई। मानते हैं कि इसका फोकस कहीं यहाँ है। अब क्या देख रहे हो कि मानते हैं कि यह एंगल बीटा है और यह एंगल अल्फा है, यानी कि देख सकते हो कि बीटा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रही है, और अल्फा इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। तो ये इसी बीटा और अल्फा का जो अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, कोणीय आवर्धन। एंगुलर मैग्निफिकेशन मतलब m इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। बीटा कहाँ का कोण होगा, तो प्रतिबिंब जहां से बनेगी उसके बीच प्रतिबिंब की लाइन, परावर्तित किरण की लाइन और प्रधान अक्ष के बीच का कोण, यहाँ आपतित किरण की लाइन और प्रधान अक्ष के बीच का कोण, और इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। और कैसा मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ओके, तो इस तरह से चार टाइप की जो मैग्निफिकेशन थी उसकी थ्योरी हम पढ़ लिए। देखिए सारी थ्योरी आपको कुछ आ रही होंगी, कुछ समझ आई होंगी, हो सकता है काफी चली आई होंगी, बट इसमें बिना न्यूमेरिकल किए, देखो फिजिक्स मतलब साइंस का मतलब है न्यूमेरिकल, विदाउट न्यूमेरिकल रटने से तो हिस्ट्री तो है नहीं। और हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है, जनरल की भी जितनी भी सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग है, बट वहां पर आपको इंटरेस्ट आएगा क्योंकि देखो वो सारी चीजें फिक्स है। बट साइंस में ना मैक्सिमम चीजों को साइंस, क्योंकि जब साइंस अच्छा जान जाओगे तो आपको सारी जो इन्वायरमेंट पे फिनोमेना हो रही है सारी के बारे में कॉज पता चलने लगेगा, तो इंटरेस्टिंग लगने लगेगी सारी चीजें। उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या है, ये सारी चीजें तो अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे ही थ्योरी फिनिश हो जाएगी तो हम आ जाएंगे कंप्लीटली कहाँ पर, तो कंप्लीटली न्यूमेरिकल पर। और जिस तरह से हम आपको हमेशा पढ़ाते हैं थ्योरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, थ्योरी एंड अगेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ताकि आपको सारी डायमेंशन क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आपको क्या क्या पढ़नी है, नहीं तो ऐसा हम सोचते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिया जाए ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करो, सोचो। तो ओके 1 मिनट कि हम क्वेश्चन आपको पहले बोर्ड पे पूरी तरह से लिख देते हैं, आप उसे या हाँ पूरी तरह से लिख देते हैं कुछ क्वेश्चन, आप उसे नोट कर लीजिए, घर से बनाइए और ग्रुप में शेयर कीजिए या पूछ लीजिए बीच में। और हम क्या करेंगे कि कुछ दिनों बाद, जैसे 1-2 लेक्चर के बाद, या कह सकते हैं कि जैसे ही हमारी स्फेरिकल मिरर फिनिश होगी, स्फेरिकल मिरर फिनिश होगी, उस कंडीशन के बाद हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा सीरीज कम से कम 20 से 30 या 25-50 क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, जो जितनी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं सबसे रिलेटेड, ताकि सबका रिविजन हो जाए। एक बार आप बना लो ताकि आपको फील हो जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उसमें लो लेवल से हाई लेवल के सारे क्वेश्चन हम कवर अप कर देंगे। तो ठीक है, ओके, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा। ओके, तो देखिए आपके बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस दी हुई हैं, जैसे पहले हम इंग्लिश में बोल देते हैं, पुनः इसको हिंदी में समझा देंगे, और दोनों जो बैचेस के बच्चे हैं आप उस क्वेश्चन को बनाइएगा, और बनाने के बाद आप खुद से ट्राई कीजिएगा और हमको सेंड कीजिएगा आपके ग्रुप में, हम उसे चेक कर देंगे, और साथ ही साथ इसका आंसर भी हम आपको बता देंगे। और देखिए जिस दिन हम
अपने तरफ से जब क्वेश्चंस कराएंगे टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे, सारी क्वेश्चन को भी वहां डील कर लेंगे। ओके, तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एंड प्रॉपर्टी, मतलब आपको जो इमेज है उसका पोजीशन और प्रॉपर्टी, मतलब बड़ा छोटा इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट, क्या है वो सारी चीजें बतानी है। कब? जब आपके पास कॉनकेव मिरर हो। कितनी फोकल लेंथ है उसकी? 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा है? तो देखिए फर्स्ट बार ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, फिर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, पुनः 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, पुनः 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, पुनः कहाँ रखा गया? इन्फिनिटी पे। यानी इस तरह से जब ऑब्जेक्ट को कुछ कुछ दूरियां पे रखी गई है तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब कैसी बनेगी, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। हिंदी वाले बच्चे समझ गए होंगे कि आपके पास एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का फोकस लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी ए बी सी डी ई 5 है। उस पांचों वस्तु दूरी के अनुसार जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी क्या क्या गुण होगी, कहाँ पोजीशन होगा, लंबी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, उल्टी होगी, सीधी होगी, ये सारी चीजें फर्स्ट क्वेश्चन में बतानी है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है कि फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर when an object of 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर लॉन्ग इज केप्ट एट अ डिस्टेंस। अब देखिए इस बार ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर पर रखी जाती है। आपको क्या क्या बताना होगा? आवर्धन, ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन, उसके बाद साथ ही साथ बताना होगा कि उल्टी होगी, सीधी होगी, वास्तविक होगी, आभासी होगी। यानी पहला में अवतल दर्पण है जिसका जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, दूसरे में 12 सेंटीमीटर, और इन दोनों के आधार पर आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है कि जब वस्तु इतनी इतनी दूरी पर रखी होगी तब क्या करते हैं। ओके, अब चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे फिर से। ओके, तो अब देखिए कि आपके पास पुनः दो क्वेश्चंस दी हुई है, थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4। इन दोनों क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कॉनकेव मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, हाउ फार ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इफ वी गेट एन इमेज। मतलब क्या है कि आपके पास एक अवतल दर्पण है जिसकी त्रिज्या कितनी है? वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, और आपको कहता है कि कितनी दूरी पर वस्तु रखा जाए, यानी कि सर आपको यू निकालना है ताकि जो हमारी प्रतिबिंब है वह कैसी बने। तो देखिए वर्चुअल मतलब आभासी बने, वर्चुअल एंड 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आपकी जो प्रतिबिंब है वो आभासी बननी चाहिए, और उसका जो हाइट है या ऊंचाई है वो कितना गुना होना चाहिए वस्तु से 3 गुना होना चाहिए। इस पे दिमाग लगाइएगा, फिर हम तो बताएंगे ही आपको। नेक्स्ट अगला क्या है? सेम क्वेश्चन में कि यदि हमारी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रतिबिंब है वह किस तरह की बनती है, तो उसकी प्रतिबिंब बनती है रियल मतलब वास्तविक, और कितना? 3 गुना बड़ा, 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तब आपको बताना है कि बताइए वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाएगा। और देखिए थर्ड केस में क्या है कि सेम क्वेश्चन, आपको 20 सेंटीमीटर का आपको कॉनकेव मिरर है, और फिर से क्या रखना है कि आपको बताना है कि कितनी दूरी पे वस्तु रखा जाए ताकि आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिले, और 1/3 यानी कि इस पर क्या है कि आपकी प्रतिबिंब वस्तु का 1/3 होना चाहिए छोटा। यहाँ पर देखिए दोनों बड़ी होनी चाहिए थी, यहाँ पे छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, वहां से भी और यू का रिलेशन निकलेगा, एफ दिया हुआ है आप निकाल लोगे, ऐसे निकालिएगा। साइन का हमेशा ख्याल रखिएगा और मिरर का नेचर भी देख लीजिएगा। आफ्टर डेट आपको ये सारे रिजल्ट समझ में आ जाएंगे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हिंदी वाले बच्चे समझ गए होंगे कि आपके पास एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, और आपको बताना है कि बताइए कितनी दूरी वस्तु की होगी ताकि हमारे पास पहले में आभासी प्रतिबिंब मिले 3 गुना बड़ी ऊंचाई का, फिर है वास्तविक प्रतिबिंब मिले 3 गुना बड़ी ऊंचाई का, फिर है वास्तविक प्रतिबिंब मिले परंतु 1/3 यानी कि जो ऊंचाई है उसका 1/3 हाइट का आपको क्या मिलना चाहिए, यानी कि प्रतिबिंब मिलनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, जो कि प्रोड्यूसेस एन इमेज व्हिच इज 5 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि एक अवतल दर्पण है जो क्या करती है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब 5 गुना ऊंचाई का बनाती है। मतलब यदि वस्तु की ऊंचाई 2 मीटर होगी तो प्रतिबिंब की ऊंचाई 10 मीटर होगी, उससे 5 गुना ज्यादा की बनाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा दिमाग भी लगाना है क्योंकि इन सभी में मैग्निफिकेशन का रिजल्ट यूज होगा, m बराबर -v/u का फॉर्मूला यूज होगा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर क्या है
जैसे हाँ ठीक है, कॉन्केव मिरर है तो आप कर लोगे, क्योंकि देखिए इसमें ये नहीं बताया है ना कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, वो रियल बन रही है कि इन्वर्टेड बन रही है, सॉरी रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है। अगर रियल बनती है तो भी एक कंडीशन था बड़ी साइज का, और एक वर्चुअल बनती है तो भी एक कंडीशन था बड़ी साइज का। वो दोनों कंडीशन को ध्यान में रख करके बनाइएगा, तो यहाँ पर आंसर, क्योंकि यहाँ पे दो दो आंसर निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप दिमाग लगाओगे, दिमाग लगाने के बाद बनाना क्वेश्चन को, देखते हैं कितने लोग बनाते हो, और बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसका आंसर आपको भेज देंगे और पूरे डिटेल में बना करके। चलिए अब लिखते हैं, दो तीन और क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर डेट आपका क्या हो जाएगा, ये जो आवर्धन कर सकते हो और मैग्निफिकेशन वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा। मैग्निफिकेशन बस एक छोटी सी ट्रिक और आपको बता देंगे कि कैसे आप जानोगे कि कौन सा दर्पण है मैग्निफिकेशन के अनुसार। तो चलिए ओके, तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो देखिए उतने टाइप के क्वेश्चन को आप कीजिए, क्योंकि उसमें टाइमिंग लगेगी, और आप क्या है कि हम लिंकअप क्वेश्चन आपको दे देंगे, क्योंकि लिंकअप क्वेश्चन में जैसे आपने वो 10th 11th में अपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, बुलेट वाला क्वेश्चन। एक बुलेट है और बुलेट को जब फायर किया जाता है तो ट्री के अंदर इतनी मतलब डाउन इतनी अंदर तक जा पाती है, तो इसकी लेंथ निकालना हमने सीखा था। फिर प्रोजेक्टाइल से हम रिलेट कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन सभी लोग पढ़े होंगे कि मैक्सिमम हाइट मिनिमम हाइट, तो वहां से हम फिर से क्या करेंगे, अवतल दर्पण में क्वेश्चन लेंगे, पुनः स्प्रिंग से क्वेश्चन लेंगे, या कोई कोई अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े होंगे, फ्लूइड पढ़े होंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, तो वहां से भी रिलेट करके क्वेश्चन कुछ हम बना बना करके लाएंगे, ताकि आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे। बट आपके बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दिए गए हैं वही पूछे जाएंगे, और जो लिंकअप क्वेश्चन है उनके लिए है, उनके लिए वे ज्यादा प्रैक्टिस करें जिनको आईआईटी नीट जैसी एग्जाम्स देनी है। अदरवाइज आपको बोर्ड की एग्जाम देनी है तो आप अभी जो क्वेश्चन दिया गया उस टाइप के क्वेश्चन, और आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, मार्क्स, तो आपको करना चाहिए क्वेश्चन बैंक रखना चाहिए। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को देखिए कि हम जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन है वह बन रहा है कि नहीं। तो आपको अभी तो जैसे अभी तो हम लोग स्फेरिकल मिरर शुरू नहीं किया, क्योंकि अब आपके बोर्ड के क्वेश्चंस आने वाले हैं कुछ समय बाद। आपको जैसे मिरर फार्मूला, फिर लेंस फार्मूला है तो पूछता ही हर एक साल, या कोई ना कोई आपको कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट जैसे सूक्ष्मदर्शी सभी के बारे में लिखने के लिए आ जाता है, और फिर प्रिज्म के बारे में भी आता है। तो वहां तक पहुंचने में टाइमिंग लगेगी, वो सारी चीजें पहले तो हमें प्रवर्तन ही खत्म करनी है। अब देखिए, अब थोड़ी सी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं ना, कि कहीं कहीं पर मान लेते हैं कि मैग्निफिकेशन आपने निकाला, और यहाँ भी हम मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन निकाला। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस है और यहाँ पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस आता है कहीं पे, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए यदि आवर्धन का वैल्यू धनात्मक है, और देखिए आवर्धन इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो तो यदि लेफ्ट साइड प्लस है तो राइट साइड प्लस तभी होगी, राइट साइड प्लस तभी हो सकती है जब यह भी प्लस हो और यह भी प्लस हो, या यह भी माइनस हो तो यह भी क्या होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए। यानी दोनों अगर सेम साइन का है तब जाकर के आवर्धन प्लस होगी। अच्छा, सेम साइन का मतलब क्या है, प्लस मतलब ऑब्जेक्ट भी ये जो है ना हमारी प्रिंसिपल एक्सिस इसके ऊपर है, और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, या ऐसा कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है और इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि यदि आवर्धन हमारा धनात्मक आता है तो हम तुरंत कह देंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष के एक साइड है, या तो दोनों ऊपर की तरफ होंगी, देखिए दोनों ऊपर की तरफ होंगी, चाहे दोनों प्रधान अक्ष के नीचे की तरफ होगी। अच्छा, एक चीज और है, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यदि आवर्धन प्लस है, दोनों सेम साइड बन रहा है, मतलब अप और अप, मतलब दोनों सेम नेचर का बन रहा है, मतलब इरेक्ट सीधा बन रहा है, और आपको पता है कि सीधी जितनी प्रतिबिंब होती है वो आभासी होती है। ऑल द इरेक्ट इमेज आर वर्चुअल, जितनी भी सीधी प्रतिबिंब होती है सब की सब आभासी होती है। यहाँ से हम डायरेक्ट कह देंगे कि यदि हमारा मैग्निफिकेशन प्लस है तो हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी वह कैसी बनेगी, वर्चुअल, और वर्चुअल होती है तो इरेक्ट होगी, मतलब कि आभासी, और यहाँ पे देखेंगे सीधी बनेगी। उसी तरह से जरा यहाँ पे देखिएगा, यदि मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, क्या हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, आज यदि लेफ्ट साइड निगेटिव है तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में, या प्लस में है तो यहाँ माइनस में होनी चाहिए, या
हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि यह माइनस में है तो इसको किस में होना पड़ेगा, प्लस में होना पड़ेगा। इट मींस आप क्या देख पा रहे होगे कि यदि वस्तु प्रधान अक्ष के ऊपर है तो प्रतिबिंब क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होनी चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। और आपको पता है कि यदि दोनों उल्टी है इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है, और चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब भी एक दूसरे के अपोजिट होती है। आभासी प्रतिबिंब सीधी होती है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टी होती है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर दें कि यदि किसी का आवर्धन निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब वस्तु उल्टी है, उसके बाद इन्वर्टेड है मतलब उल्टी है, और हमेशा रियल होगी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कहेंगे कि हमारी जो इमेज होगी वह कैसी होगी, इन्वर्टेड और रियल, मतलब उल्टा एंड वास्तविक। यानी कि कहीं पे आवर्धन निकालते हैं धनात्मक आता है तो आभासी प्रतिबिंब होगा और सीधा होगा। यदि आवर्धन नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे कि हमारी जो इमेज होगी, प्रतिबिंब होगी, वह उल्टी होगी और वास्तविक होगी। ओके, तो देखिए इस तरह से जितनी चीजें फिनिश हो चुकी हैं अभी तक उसको हम 2-3 मिनट में रिकॉल कर देते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पर, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन ही वो है, बट उस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के सहारे आपको समझाएंगे जिसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है कि दो मिरर को कंबाइन करते हैं तब क्या क्या इफेक्ट होती है, और पुनः एक मिरर को कट कर दिया जाए। जैसे यह दर्पण है और दर्पण के सामने कोई वस्तु है, उसका कहीं प्रतिबिंब बना हो, और मानते हैं कि दर्पण के किसी भाग, कुछ भाग को कट कर दिया जाता है, या कह सकते हैं जो परावर्तक सतह अंदर वाली उसको रंग देते हैं, यानी परावर्तक सतह की लंबाई घटा देते हैं या बढ़ा भी देते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कुछ समय बाद कि एक दर्पण को हम बीच से काट देते हैं और उसके दोनों पार्ट को कुछ दूरी पर रख देते हैं, तब वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी क्या होती है। तो धीरे धीरे हम नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कटिंग ऑफ मिरर एंड एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, मतलब पहले कट कर लेंगे पुनः उसको जोड़ करके देखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर हमारा एक थर्ड लेक्चर बचा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर बचा रहेगा वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट, और इस तरह से हमारा स्फेरिकल मिरर भी पूरी तरह फिनिश हो जाएगी। तो चलिए ओके, हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको थोड़ी थोड़ी इंटरटेनमेंट भी करते रहेंगे ताकि आपको भी मजा आए, आप भी मेरे से अच्छे से इंटरेक्ट रहो। तो नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, और जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो जरूर हमें बताएं, ठीक है, ताकि हमें यह लगता रहे कि किस तरह का आपको हमारी मतलब टीचिंग कैसी लग रही है। तो चलिए ओके, थैंक यू।